नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका मैं पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मौर्यकालीन का जो अंतिम लास्ट पार्ट है, जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य जो एम्पायर है, उसका जो अंतिम क्लास है वो हम अभी पूरे करेंगे, जिसमें हम लिख रहे हैं जो अशोक है उससे संबंधित प्रमुख जो तथ्य हैं वो, और अशोक के जो स्तंभलेख हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हेडिंग लगाइएगा, अशोक के 14 शिलालेख। अशोक के 14 शिलालेख व उनकी विषय वस्तु। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम प्रथम शिलालेख। प्रथम जो शिलालेख है ये समाज और उत्सव का निषेध पशुओं की बलि पर रोक, ये इंपॉर्टेंट में डाल देना नहीं। सबसे टफ पेपर आया था आरएसपी का, उसमें आरएसपी 2013 का ये क्वेश्चन था। अशोक लिखता है कि पहले पाकशाला में हजारों पशु कटते थे, और अब जो है पाकशाला में पशु जो है वो नहीं कटेगा, तो पशु बलि पर निषेध देता है। अगर प्रश्न आ जाता है कि पशु बलि पर किस शिलालेख में हमें मिलता है, तो आपका प्रथम शिलालेख प्री 2013 का ये क्वेश्चन था कि पशु बलि पर निषेध जो था वो एक समाज और उत्सव का जो है निषेध करता है। फिर बात करते हैं द्वितीय शिलालेख। द्वितीय शिलालेख में जो सीमांत राज्य हैं उनका जिक्र है। सीमांत राज्य में कौन कौन से? चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र। एक आपकी श्रीलंका, सत्यपुत्र, केरल पुत्र, श्रीलंका। श्रीलंका का हमें अन्य नाम मिलता है ताम्रपर्णी। प्राचीन काल में यही नाम था, तो श्रीलंका ऑप्शन में नहीं लेकर अगर ताम्रपर्णी आ जाए, है ना, तो ये आपका ये भी सही होगा का उल्लेख। देखो, ये जो सीमांत राज्य हैं इनका थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चोल आपको ऑप्शन दे देंगे कि द्वितीय शिलालेख में जो राज्य हैं उनमें इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। चोल, चार ऑप्शन आपको दे देंगे, चोल, चेर, पांड्य और सत्यपुत्र। और बोले द्वितीय शिलालेख में कौन सा सीमांत राज्य में शामिल नहीं है। देखो सेम से नाम है, चोल, चेर का नाम लगभग साथ में आता है, तो चोल है अपना, पांड्य है, सत्यपुत्र है, ये चेर नहीं है। तो ये सीधा का सीधा प्रश्न पूछते हैं, ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है, सेम ये का ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा हमें कई बार श्रीलंका नाम नहीं मिलता है, इसकी जगह हमें नाम मिल जाता है ताम्रपर्णी। तो ये ध्यान रखना, ताम्रपर्णी जो है वो श्रीलंका का ही नाम है। इसके अलावा यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख इसी में मिलता है। यवन राजा
एंटियोकस का उल्लेख मिलता है। ठीक है। पशुओं और मनुष्य के लिए चिकित्सालय बनाना, ये देखो उस समय की कितनी अच्छी बात थी। वर्तमान समय में अभी हाल ही में एक घटना घटित हुई थी कुछ समय पहले कि केरल जो कि सबसे शिक्षित राज्य है, जिसमें एक हथनी, गर्भवती हथनी थी और बेचारी को पटाखे वगैरह का जो आता है छोड़ने का, अंदर क्या बोलते हैं उसको, वो उसे खिला दिया गया था, बम वगैरह उसे खिला दिया गया था। काफ़ी समय तक वो पानी में पड़ी रही और उसके बाद में वो पेट में फट गया, बच्चा भी मर गया और हथनी। और जबकि केरल को हम सबसे शिक्षित राज्य की श्रेणी में मानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बड़े विडंबना की बात है अपने भारतवर्ष में। और अगर प्राचीन काल की बात करें तो उस समय अशोक जो है पशुओं के लिए और मनुष्य के लिए दवाइयों और चिकित्सा की जो है वो व्यवस्था कर चुका था। तो ये अपने आप में एक बड़ी ही दुखद बात है भी। ठीक है। तो दूसरे में एक हमें क्या मिलता है, पशुओं व मनुष्यों के लिए चिकित्सालय व जड़ी बूटी की व्यवस्था। एक चीज और मिलती है इसमें, लोक कल्याणकारी, जैसे लोक कल्याणकारी का, जैसे कुएं खुदवाना, है ना एग्जाम्पल, छायादार पेड़ लगाना, वे हमें किसमें मिलते हैं, द्वितीय शिलालेख में मिलते हैं। सीमांत राज्य का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मान लेना, ये पूछते हैं, है ना, ताम्रपर्णी श्रीलंका का ही नाम है और ये पूछ लेते हैं। ठीक है। और एक ये देख लेना, एंटियोकस का उल्लेख, पहला जो है हमने कर दिया, ये हिस्ट्री 2013 का क्वेश्चन था। अब की बार आ सकता है, 99% आपकी परीक्षा में आ सकता है, तो इसको ध्यान में रख लेना। किस शिलालेख में पशु बलि पर निषेध है, तो प्रथम शिलालेख में। ठीक है। लोक कल्याणकारी ये हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरा जो शिलालेख है उसकी। तृतीय जो शिलालेख है उसमें हमें मिलता है युक्तों और राजकों, और प्रादेशिकों के एक साथ 5 वर्ष के लिए, नहीं प्रत्येक जो राज्य है उसका दौरा करें, है ना, 5वें वर्ष दौरे के आदेश, एक साथ 5वें वर्ष दौरे के आदेश, यानी हर राज्य में हर 5 वर्ष जाए। लेकिन मैंने 2 राज्य ऐसे बताए थे जब अशोक हम पढ़ रहे थे, यूटी याद रखो, यूटी से कौन कौन सा हुआ, एक तो तक्षशिला हो गया, है ना, और एक आप कौन सा हो गया, उज्जैन में तक्षशिला। इसमें 3 वर्ष से ही जाना पड़ता था, जबकि बाकी में 5 वर्ष। ये 2 ही राज्य ध्यान में रखना, उज्जैन और तक्षशिला में 3 वर्ष है। ठीक है। माता पिता, मित्रों और रिश्तेदारों के प्रति, माता पिता आजकल तो वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं ना माता पिता को, माता पिता, वृद्धजनों, मित्र, रिश्तेदारों के प्रति अच्छा भाव, है ना, श्रद्धावान भाव जो है वो रखना चाहिए। आज्ञाकारी होना, के प्रति आज्ञाकारी, वह ब्राह्मणों व श्रमणों, जो गरीब भिखारी वगैरह है ना, साधु सन्यासी हैं, को दान
देना। माता पिता वृद्धजनों मित्र रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी रहना और ब्राह्मणों व श्रमणों को दान देना। इसके अलावा अहिंसा अल्प संग्रह है, ये 3A कह सकते हैं इसे हम। अहिंसा जानते हो, बिना किसी कारण किसी जीव की हत्या मत करो। अल्प व्यय, खर्चा जो है वो कम करो, कम से कम जितनी आवश्यकता होती है ना वो करो। और अल्प संग्रह है, किसी भी चीज को इकट्ठी मत करो वरना खपा जाएगा तो चला जाएगा पूरा का पूरा, है ना। अल्प संग्रह धन के लिए आवश्यक है। ये युक्तों व राजकों को प्रादेशिकों को एक साथ 5वें वर्ष का दौरा, ठीक है। माता पिता मित्रों रिश्तेदारों के प्रति आज्ञाकारी होना और ब्राह्मणों श्रमणों को दान देना। अहिंसा अल्प संग्रह अल्प व्यय, 3A याद रखने का तरीका 3A, ठीक है। ये था तीसरा शिलालेख। इनमें से क्वेश्चन आते हैं भी। चतुर्थ जो शिलालेख है इसमें हमें मिलता है रणघोष के स्थान पर धमघोष, ठीक है। रणघोष या बेलीघोष एक ही बात है। लोगों को दिव्य विमान के दिव्य दर्शन, लोगों को दिव्य विमान के दिव्य दर्शन, ये थोड़ा सा नहीं समझे होंगे आप लोग। दिव्य विमान जो है जैसे हाथी अग्नि स्कंद है ना, जैसे आपको ये कह दिया जाता है कि अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको एरोप्लेन मिलेगी, ऊपर जाती है ना, परियां मिलेगी। तो वैसे लोगों को दिव्य विमान के दिव्य दर्शन करवाना होता था। आदि के रूपों का दिव्य दर्शन या रूपों का दर्शन, कि भाई ये होता है, अच्छा कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। ये हमें मिलता है चतुर्थ में। फिर है पांचवा, पंचम में हमें मिलता है राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म मात्रों की नियुक्ति। राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। किस वर्ष किस में मिलता है राज्याभिषेक के धम्म महामात्रों की नियुक्ति कब की जाती है? तो 13वें वर्ष की जाती है। और किस शिलालेख में? 5वें शिलालेख में हमें मिलता है। यवन, कंबोज, गंधार, यवन, कंबोज, कंधार, आजकल इसका नाम हो गया है गंधार। अफगानिस्तान और जो प्रदेश है ना वो रिस्टिक पैतनिक, रिस्टिक पैतनिक और आपका आदि जनपदों व जातियों का उल्लेख। आदि जनपदों व जातियों का उल्लेख। यमन, कंबोज, कंधार, डिस्ट्रिक्ट और पैतनिक आदि जो जनपद और जातियां जो है इनका उल्लेख हमें मिलता है किसमें? 5वें में। फिर हम बात करते हैं छठवां जो अभिलेख है उसकी, षष्ठ। 6वें में बात करते हैं अशोक के छठवां शिलालेख। इसमें मिलता है अशोक ने प्रतिवेदकों को स्पष्ट आदेश दे दिया था कि वे चाहे कहीं पर भी रहे, है ना, ज्यादा बड़ा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, कि प्रतिवेदकों को ये आदेश दे दिया था
कि वो कहीं पर भी रहें, किसी भी कंडीशन में रहें, अंतःपुर में यानी अपने जो शयन कक्ष है अंतःपुर में भी रहें, अपनी पत्नी के साथ भी रहें, लेकिन मुझे प्रजा की जानकारी मिलती रहे। ये हमें मिलता है 6वें अभिलेख शिलालेख में, सॉरी, ठीक है। अब बात करते हैं 7वें की। 7वें में धर्म श्रवण का संदेश दिया है। धर्म श्रवण का संदेश दिया है, ठीक है। फिर है 8वें में आप लिखिएगा शासन के 10वें वर्ष में यात्रा करता है भाई ये विहार यात्रा। कोष्टक में कर दो आखेट। आखेट का अर्थ होता है जंगल में जो शिकार करते हैं ना, शिकार उनका होता है आखेट का अर्थ। के स्थान पर धर्म यात्रा की शुरुआत, के स्थान पर धम्म यात्रा की शुरुआत, ठीक है। इसके अलावा हमें मिलता है ब्राह्मणों सन्यासियों को लोगों से मिलना, इसी में है ब्राह्मणों धार्मिक लोगों से मिलना और धर्म वार्ता करना, धर्म पर चर्चा करना, ठीक है। फिर बात करते हैं 9वें शिलालेख की। 9वां शिलालेख क्या है, क्या कहता है? 90 में है लोग विशेषतः स्त्रियों में बहुत सारी मंगल गान करती थी, यानी महिलाएं जो पहले गान करती थी सारहीन गीत गाती थी, है ना। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, वो नहीं गए। संगीत की जगह के स्थान पर धम्म मंगल का गायन करें, ओम भूर्भुवः का गायन करें। सारहीन संगीत के स्थान पर सारहीन जो मंगल करती थी उसके स्थान पर धम्म मंगल की का गायन करें, ठीक है। गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों श्रमणों को दान, वो कार्य करें, इसी में है भाई। अपने गुरुओं का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, ब्राह्मणों व श्रमणों को दान, ठीक है। इसके बाद में आता है अपना 11वां शिलालेख, 10वां। इसमें दम की श्रेष्ठता पर बल दिया है। 10वां जो है इसमें दम की श्रेष्ठता पर बल दिया है, ठीक है। फिर 11वां में आपको श्रमणों के प्रति उदारता, अहिंसा ही धर्मदान है, धर्मदान से संबंधित है, धर्मदान से संबंधित है भाई। जैसे दासों के प्रति उचित व्यवहार, उचित व्यवहार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 11वां। माता पिता, मित्रों, परिचितों के साथ अच्छा व्यवहार, अहिंसा पर बल है ना, धर्मदान, ये ध्यान में रखना, धर्मदान। 12वां शिलालेख, 12वां थोड़ा सा बड़ा है, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये धार्मिक सहिष्णुता का शिलालेख है, इंपॉर्टेंट है ये धार्मिक सहिष्णुता का, अंडरलाइन भी कर लेना, का शिलालेख है।
अंडरलाइन कर लेना भाई इसको। इसमें कहा गया है कि सभी संप्रदायों के लोग एक दूसरे संप्रदायों के सिद्धांतों को जाने, यानी सभी जितने संप्रदाय है ना, जैसे अपने वर्तमान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है ना, संप्रदायों के लोगों को ये कहा गया है कि एक दूसरे के संप्रदाय को जाने। कितनी अच्छी बात की गई है उस समय में, और आज हम संप्रदायों के नाम पर लड़ाई करते हैं। संप्रदायों को जाने, ठीक है। बाद में ये कहता है कि सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना, सभी धर्मों के सार की वृद्धि की कामना, ठीक है। अब इसके बाद में अपना अंतिम जो है, सॉरी 13 है टोटल, 13वें की हम बात करते हैं। ये 12वें में ये धार्मिक सहिष्णुता वाली लाइन ध्यान में रखिएगा। तेरहवें में आप लिखिएगा, दक्षिण में चोल पांड्य व श्रीलंका में धन विजय। दक्षिण में इंपोर्टेंट है, दक्षिण में चोल पांड्य श्रीलंका में धन विजय। दूसरा आप लिखिएगा इसी में, विदेशी राजाओं, 13वां इंपोर्टेंट है, विदेशी राजाओं, जैसे हमने बात की थी एंटियोकस, है ना, एंटियोकस टॉलमी, एंटियोकस टॉलमी, एंटिगोनस, मेगस, एलेक्जेंडर, का उल्लेख, ठीक है। वह राजाओं के क्षेत्र में धन विजय का उल्लेख, वह इनका जो क्षेत्र थे, राजाओं का जो क्षेत्र थे, राजाओं के धन विजय का उल्लेख। कलिंग विजय में हुए नरसंहार पर पश्चाताप, इंपोर्टेंट लाइन है, कलिंग विजय में हुए नरसंहार पर पश्चाताप। ये पूछते हैं किस शिलालेख में कलिंग विजय के में हुए नरसंहार का पश्चाताप किया गया है, तो आपका 13वां शिलालेख, 13वें में, ठीक है ना। एक लाइन पहले नंबर वाली, ये दोनों इंपोर्टेंट है। फिर आप चौथी लिखिएगा, धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी है। धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी है। 5वीं लाइन आप लिखिए, 13वां वेरी वेरी इंपोर्टेंट है भाई। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय, इसी से संबंधित है, यह मैं चर्चा कर चुका हूं। आठवें वर्ष कलिंग विजय, ठीक है। ये इंपोर्टेंट लाइन यही है। अब आप लिखो 14वां अभिलेख।
14वां शिलालेख। इसमें आप लिखिएगा धौली व चौखट में, पहले आप इसमें लिखिएगा ये धम्म अभिलेख द्वारा, ये धम्म अभिलेख राजा, प्रियदर्शी, गर्मी बहुत ज्यादा है, द्वारा इसीलिए खुदवाए गए कि लोग धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना करें, लोग धम्म के सिद्धांतों की अनुपालना करें। इसमें धौली व चौखट में, 11, 12 व 13 नंबर के शिलालेखों के स्थान पर, दो पृथक अभिलेख मिले हैं, ये तौसाली और संपा जिले के, तौसाली और संपा को अंडरलाइन करते हैं, तौसाली व संपा जिले के अधिकारियों को संबंधित किए गए हैं, जिले के अधिकारियों को संबोधित किए गए हैं। ठीक है, तौसाली धौली का प्रशासनिक केंद्र था। धौली का प्रशासनिक केंद्र था। इसके अलावा चौखट का प्रशासनिक केंद्र संपा था। ये इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन। और चौखट का प्रशासनिक केंद्र है ना वो संपा था। ये आपके हो गए 14 जो शिलालेख हैं वो। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे जो अशोक के जो प्रमुख अभिलेख हैं उनकी, जो हमें कहाँ से मिले हैं। अपनी एक कक्षा में वो होंगे जिसमें प्रमुख अभिलेख कहाँ से मिले हैं, जिनमें से परीक्षा में पूछे गए हैं, और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अपनी जो बाकी जो कक्षाएं हैं, एक कक्षा और लगेगी, मैंने सोचा इस कक्षा में हो जाएगा, लेकिन इस कक्षा में हुआ नहीं है, तो हम अगली कक्षा में अशोक के अभिलेखों की चर्चा करेंगे। ठीक है, कहाँ से कौन सा मिला है, तब तक के लिए धन्यवाद।